नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मोनू चौधरी और स्वागत करता हूं आपका ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में। आज हम क्लास 11th की ज्योग्राफी को शुरू कर रहे हैं। क्लास 11th की ज्योग्राफी में दो किताबें यानी दो पुस्तकें हमारी चलती हैं। पहली की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरा हमारा भारत का पर्यावरण। सिलेबस पर डिस्कस हम पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने 11th की ज्योग्राफी का संपूर्ण जो है सिलेबस का डिस्कस हमने किया। आज हम आपकी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो बुक है 11th की उसकी ज्योग्राफी को हम शुरू कर रहे हैं और इसमें पहला चैप्टर जो हमारा है भूगोल एक विषय के रूप में, इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि भूगोल का अध्ययन क्यों जरूरी है और भूगोल अपने आप को एक विषय के रूप में यानी विस्तृत विषय के रूप में लेकर कैसे अवतरित हुआ, यानी ऐसा क्या हुआ कि भूगोल धीरे धीरे एक अलग ही सब्जेक्ट बन गया। क्योंकि पहले तो पूरा सामाजिक विज्ञान ही हुआ करता था, फिर हिस्ट्री अलग हो गया, वो भी अपना एक सब्जेक्ट बन पाया खुला अलग से साइड में। जो अर्थशास्त्र है वो भी एक अपना विषय बन पाया। वैसे ही भूगोल अपना अस्तित्व कैसे बना पाया, भूगोल अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ, ये सारी जानकारी हम किस में करेंगे, भूगोल एक विषय के रूप में इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको और समझते हैं कि भूगोल एक विषय के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है। कितनी सिंपल चीज है, आप बताओ, भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है। अगर भूगोल हम नहीं पढ़ेंगे तो ना रेल मार्गों को समझ पाएंगे, ना जल मार्गों को समझ पाएंगे, ना वायु मार्गों को समझ पाएंगे, ना भारत की वनस्पति को समझ पाएंगे, ना दुनिया के परिदृश्यों को समझ पाएंगे। इसलिए भूगोल का अध्ययन तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे उसके ज्योग्राफी 11th या 12th में हो या चाहे नहीं हो, उसे भूगोल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो घूमने जाना चाहता है या फिर कहीं भी किसी पर्यटन स्थल पर जाना चाहता है तो उसे भूगोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो कहाँ घूमेगा। जैसे मैं यूपी जाके स्टेशन पे उतर गया, मैं जानता ही नहीं हूँ यहाँ घूमने लायक जगह कैमूर पर्वत है। बिहार जाके उतर गया, मुझे पता ही नहीं है यहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी घूमने लायक बोलता पर्वत जैसी जगह है। राजस्थान के माउंट आबू चला गया, शिमला चला गया, गोवा चला गया, लेकिन स्टेशन पे खड़ा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कौन सा भौगोलिक दृश्य यहाँ वास्तव में देखने लायक है। तो भूगोल का अध्ययन बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है, ये हम देखेंगे। फिर इस चैप्टर में हम देखेंगे भूगोल कला है या विज्ञान, यानी भूगोल साइंस है या आर्ट्स, भूगोल कला है या विज्ञान। अब आप कहोगे ये कैसा सवाल हुआ, ये कैसा क्वेश्चन हुआ, क्योंकि ये तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि भूगोल तो आर्ट्स ही है, हम आर्ट्स में ही पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं भूगोल कुछ साइंस भी है, क्योंकि साइंस में क्या होता है, विज्ञान में क्या होता है, भूगोल का जो अध्ययन है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित है, वैसे ही साइंस का अध्ययन भी कैसा होता है, क्रमबद्ध व्यवस्थित और संश्लेषणात्मक होता है। तो भूगोल का अध्ययन कुछ मिलता जुलता है। तो हम हमारी दूसरी इकाई या दूसरी यूनिट जिसे हम कहेंगे या दूसरा लेक्चर कहेंगे, उसमें इस चीज को हम देखेंगे कि भूगोल कला है या विज्ञान। फिर हम देखेंगे भूगोल के क्षेत्र और शाखाएं, यानी भूगोल के क्षेत्र क्या है। हमने एक बहुत शानदार वीडियो बनाया जो हमारा फर्स्ट वीडियो, उसमें हमने कहा भूगोल जो है वो दो रूपों में बढ़ जाती है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल पृथ्वी की पूरी बनावट, संरचना, जो कुछ भी दिखाई देता है उसका अध्ययन करती है। उसमें मानव कैसे रहता है उसको क्या कहते हैं हम, मानव भूगोल। तो भूगोल के जो क्षेत्र बने उसकी बात करेंगे, भूगोल के कुछ उप क्षेत्र भी बने उनकी भी बात करेंगे, भूगोल की शाखाएं यानी ब्रांचेज जो है उनकी भी बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे भौतिक भूगोल का महत्व क्या है। तो ये और ये कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि भौतिक भूगोल का जो महत्व है उसको हम फिर से इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी डिटेल जो है हम किस में पढ़ने वाले हैं, इस हमारे भूगोल एक विषय के रूप में जो 11th का पहला चैप्टर है, यानी कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत हमने बुक शुरू किए। और आगे जब हम क्लास 12th में जाएंगे 11th के बाद, तो वहाँ हम देखेंगे कि जो मूल रूप से जिसे हम मानव भूगोल कहते हैं, तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत आएंगे वहाँ पे। जिसको भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत अच्छे से समझ में आ जाते हैं 11th में, उसके लिए चुटकियों का खेल है। क्या चुटकियों का खेल है, कौन सा, आगे अगले साल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़ना। यानी बहुत सिंपल हो जाता है, जिसको भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत समझ में आ जाते हैं उसको क्लास 12th में जाते ही क्या समझ में आ जाएगा, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। और उसको क्लास 12th बहुत छोटी लगेगी, क्योंकि उसने 11th में पूरा सिलेबस किया है किसका, भौतिक भूगोल का। और भूगोल के दो पार्ट है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो आज के चैप्टर में हम जो है भौतिक भूगोल के कुछ विषय हैं उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का जो इस चैप्टर में तो हम ये अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उस पर डिस्कस करते हैं। हमें भूगोल विषय क्यों पढ़ना चाहिए,
यानी भूगोल ऐसा क्या बताता है वो हम सारा देखेंगे। भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से, एक डायग्राम देखेंगे जिसमें भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से, यानी कि कौन सा भूगोल किसका सहयोग लेकर अपने आप को सही भूगोल बना पाए। भूगोल की परिभाषा, यानी 2 भूगोल वेता ऐसे आएंगे जो हमें भूगोल के बारे में समझाएंगे और बताएंगे कि वास्तव में भूगोल है क्या। तो भूगोल की परिभाषा को हम इसके अंदर देखेंगे। वो भूगोल वेता क्या होता है, जैसे अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वाला अर्थशास्त्री कहलाता है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने वाला राजनीतिज्ञ कहलाता है, वैसे आप सब और मैं भूगोल का अध्ययन करते हैं तो हम क्या कहलाएंगे, भूगोल वेता कहलाएंगे। तो कुछ भूगोल वेता अपनी परिभाषाएं देंगे और इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो पूरा ही लेक्चर जो है इसमें खत्म हो जाएगा, क्योंकि भूगोल की परिभाषाएं आज का लास्ट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ज्योग्राफी जो शब्द है वो आया कहाँ से, यानी ज्योग्राफी शब्द जो है वो किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई, किस तरह से वो बना। तो सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द को जो व्यक्ति अपने मुंह से बोलने वाले थे वो थे ग्रीक, जिन्हें हम ग्रीक कहते हैं, यानी ग्रीक देशों के लोग थे। और ग्रीक को ही हम यूनानी लोग कहते हैं, ग्रीक देशों के लोग हैं, इन्हीं को हम यूनानी कहते हैं। और ये बात है 273 ईस्वी पूर्व की। कब की बात है, 273 ईस्वी पूर्व की। इस समय सिर्फ भूगोल शब्द आया और ऐसा नाम लेने वाला जो व्यक्ति था वो इरेटोस्थनीज था। इरेटोस्थनीज, यानी इरेटोस्थनीज वह व्यक्ति है जिसने सबसे पहले भूगोल शब्द यानी कि ज्योग्राफी शब्द बोला, इरेटोस्थनीज। लेकिन सही और व्यवस्थित रूप देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था हिकेटियस। ये भूगोल के पिता कहलाते हैं, हिकेटियस। कुछ लोग इरेटोस्थनीज को भी पिता कहते हैं, लेकिन सही रूप में हिकेटियस है। और वो क्यों है भूगोल के पिता हिकेटियस, वो इसलिए है भूगोल के पिता हिकेटियस क्योंकि इन्होंने एक बहुत प्यारी किताब लिखी जिसे हम पेरिप्लस कहते हैं, जिसे हम तटीय सर्वेक्षण के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम संपूर्ण भूगोल का पहला ग्रंथ मानते हैं और जिसका सही नाम है जस पीरियोडस। जस पीरियोडस, जस पीरियोडस। इस किताब में इन्होंने पहली बार किसका अध्ययन बताया हमें, ज्योग्राफी का। और इस किताब में ये बताते हैं ज्योग्राफी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला ज्यो और दूसरा ग्राफो। ज्यो और ग्राफो। ज्यो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ है वर्णन। अतः भूगोल क्या करता है, पृथ्वी का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है, पृथ्वी का वर्णन। भूगोल किसका अध्ययन करता है भाई, पृथ्वी का अध्ययन करता है। क्योंकि ज्योग्राफी जो शब्द है उसको खोलते हैं तो ये जो यहाँ पे खुल गया, और ग्राफी जो है सेम लिखा जाएगा, सिर्फ y को चेंज करके ओ कर देंगे और ग्राफ हो जाएगा। बस इतना करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये तो हो गया भूगोल का अर्थ, जो हमारी 11th की बुक शुरू होते ही सबसे पहले पेज में ही दिया हुआ है। तो इतने सिंपल तरीके से आपको इसको लिख के याद करना है। आगे बढ़ते हैं। हमें भूगोल विषय क्यों पढ़ना चाहिए, यानी कि उसमें इसके अंदर हम सारी उन छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उन सारी पे चर्चा करेंगे कि भूगोल वास्तविक रूप से हमें क्यों पढ़ना चाहिए। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है, आपको अच्छे से समझना है। देखिए भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। मानव भूगोल जो है सबसे पहले आप जान ले कि पृथ्वी का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है, पृथ्वी का अध्ययन करता है। भूगोल किसका अध्ययन करता है, पृथ्वी का अध्ययन करता है। पृथ्वी से ऊपर जो वायुमंडल है उसका भी अध्ययन करता है। पृथ्वी के नीचे जो भूगर्भिक संरचना है पृथ्वी की खुद की, उसका भी अध्ययन करता है। पृथ्वी के बीच में जो वायुमंडल, ऊपर जो वायुमंडल है उसका भी अध्ययन, पृथ्वी का भी अध्ययन, चारों ओर के पर्यावरण आवरण का भी अध्ययन, मौसम का भी अध्ययन, सब कुछ अध्ययन करता है भूगोल। तो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। अब पृथ्वी मानव क्रिया और उनके अंत्य प्रक्रियाओं, किससे, अंत्य प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी हासिल करना। यानी भूगोल का उद्देश्य है मानव पृथ्वी के साथ क्या प्रक्रियात्मक संबंध बनाता है, यानी मानव प्रकृति के साथ या पृथ्वी के साथ किस प्रकार से अपना कार्य करता है। जैसे मैं जो हूं खेतीबाड़ी करने वाला व्यक्ति हूं, तो मैं पृथ्वी के साथ या प्रकृति के साथ कृषि कैसे करता हूं, मेरा और कृषि का क्या संबंध है, मेरा और पृथ्वी का क्या संबंध है। यानी पृथ्वी जो है वो क्या है, मानव का घर है। पृथ्वी क्या है, मानव का घर है। तो इन सारे अंतः प्रक्रियात्मक संबंधों का ज्ञान जो है वो हासिल करने के लिए हमें किसका अध्ययन करना चाहिए, भौतिक भूगोल का। यानी पहला वाला पॉइंट आपको ये बता रहा है मानव जो है वो प्रकृति या पृथ्वी के साथ कैसा संबंध रखता है, उसका अंतः प्रक्रियात्मक दोनों के अंदर क्या प्रक्रिया हो रही है, ऐसा ज्ञान हासिल करने का कार्य जो करता है वो कौन कराता है, भूगोल कराता है। आगे देखते हैं। समाज में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को समझकर सहयोग, शांति, आपसी सहयोग व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। समाज में पाई जाने वाली विभिन्नता,
समाज में कई तरह के लोग रहते हैं। जैसे एक शहर है, वहाँ कई लोग बिहार से आकर रह रहे हैं, कई लोग यूपी से आकर रह रहे हैं, कई लोग झारखंड से आकर रह रहे हैं, कई लोग एमपी से आकर रह रहे हैं, कई लोग राजस्थान से आकर रह रहे हैं, लेकिन एक ही शहर में रह रहे हैं, सब रोजगार के लिए आए हैं। उनकी भाषा अलग है, उनका पहनावा अलग है, क्योंकि भारत में विविधता में क्या है, एकता। उनका खान पान रहन सहन सब अलग है, लेकिन उनके विचारों को देखो तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत पूरा एक है। सब तिरंगे को सैल्यूट करते हैं, सब राष्ट्रगान में खड़े होते हैं, सब राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं, सब भारत के जितने भी नेशनल चीजें जिसे हम राष्ट्रीय प्रतीक मानते हैं उन सब का सम्मान करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम ये सामाजिक विभिन्नताओं को जानते हैं, समाज में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को भी समझ जाते हैं, और समझकर हम देखते हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए पूरा देश सर्व हित में और सब एक साथ खड़े होते हैं, तब ऐसा सुनकर हमें सहयोग की भावना पैदा होती है, एक दूसरे को देखकर हमें शांति का माहौल पैदा होता है। जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त पे हमें लगता है कि पूरा देश एक है। कपड़े अलग अलग हो सकते हैं, कोई टोपी वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने भगवा पहन रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने पगड़ी पहन रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, सब देश में अमन और शांति की दुआ करते हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसमें जो विभिन्नता है हमारे कहीं भी बीच में नहीं आती है, सब आपसी सहयोग करते हैं, सब में भाईचारा यानी बंधुत्व की भावना का विकास होता है। कैसे? भौगोलिक परिदृश्यों को पढ़ने के बाद भी हमें लगता है कि वास्तविक रूप से मानव एक जैसा ही है, और सब में सहयोग, शांति और आपसी सहयोग और बंधुत्व की भावना होती है। आगे, मानचित्र का अध्ययन कर पृथ्वी व उसके घटकों को समझ पाते हैं। मानचित्र का अध्ययन कार्टोग्राफी कहलाता है। कार्टियोग्राफी या कार्टोग्राफी इसको हम कहते हैं हम, यानी मानचित्र का जो अध्ययन होता है इसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं। आगे आएगा थोड़ी देर बाद एक बिंदु और है, पृथ्वी व उसके घटकों को समझ पाते हैं, यानी मानचित्र से ही हम समझ पाते हैं कि वास्तविक रूप से पृथ्वी का अध्ययन हमें कैसे करना है। मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है राजनीतिक मैप, फिर होता है भौतिक मैप, और फिर होता है थेमेटिक मैप। यानी थेमेटिक मैप जो होता है वो बिल्कुल खाली होता है, उसमें पर्टिकुलर एक ही बिंदु को दर्शाया जाता है, जैसे वन है तो वनों को दर्शा दिया, रेल है तो रेल को दर्शा दिया। जबकि राजनीतिक मैप क्या करता है, बाउंड्री को दर्शाता है। भौतिक मैप क्या करता है, बाउंड्री को नहीं, सिर्फ वहां क्या क्या पाया जाता है उसको बताता है। तो ये मानचित्र का अध्ययन करके ही हम किसको समझ पाते हैं, संपूर्ण पृथ्वी को समझ पाते हैं। ये पृथ्वी हमारी चपटी है, यहाँ से इसको हम समझ पाते हैं। तो यहाँ तक आपके समझ में आया, आगे बढ़ते। पृथ्वी हमारा आवास है, जानते हैं हम, पृथ्वी हमारा आवास है जिस पर हम रहते हैं। ये इस पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। जैसे मानव का आवास है, वैसे ही छोटे छोटे जीव, गाय भैंस बकरी जितने भी जीव यहाँ रहते हैं सबका आवास है। इसके भौतिक स्वरूप और सांस्कृतिक तत्वों में भिन्नता है। यहाँ से समझने वाली चीज है कि इसके भौतिक स्वरूप और सांस्कृतिक तत्वों में भिन्नता है। भौतिक स्वरूप क्या हो गया, पहाड़ पर्वत नदियां पठार झीलें घाटियां, ये सब क्या है, भौतिक स्वरूप। सांस्कृतिक अलाइनमेंट यानी सांस्कृतिक तत्व क्या है, नगर गांव वाँव वगैरह जो हमने बनाए हैं कृत्रिम रूप से, उनमें इनमें क्या है, थोड़ी थोड़ी भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये भिन्नता भी हम किससे समझते हैं, भूगोल से समझते हैं। यानी कि भौतिक तत्व तो वो है जो पृथ्वी के साथ ही पैदा हो गए, और सांस्कृतिक तत्व वो है जो मानव ने बनाए, समझ गए। तो भौतिक तत्व तो वह है पर्वत पहाड़ नदियां, और गांव और शहर जो है हमने बनाए, तो ये सांस्कृतिक तत्व है। इन दोनों में क्या फर्क है, जो मानव ने बनाए उसमें क्या फर्क है, और जो पहले से बने हुए हैं पृथ्वी के साथ उनमें क्या फर्क है। इसका अध्ययन भी हम किस में करते हैं, ज्योग्राफी में करते हैं, यानी किस में करते हैं, भूगोल में करते हैं। इसको थोड़ा सा और समझा दूं अगर समझ में नहीं आया तो। भौतिक जैसे एक तो हमने एयर कंडीशनर या ऐसी लगा के घर में जो है ठंडी हवा खाने का माध्यम बनाया, वो तो किसमें आएगा, सांस्कृतिक तत्वों का पार्ट बन जाता है, क्योंकि कृत्रिम है। जबकि भौतिक में वो है जो नेचुरल हवा में मिलती है शाम के टाइम या सुबह, जब अच्छे माहौल में हम मॉर्निंग वॉक जाया करते हैं, तो भौतिक है। तो मानव ने भौतिक पर्यावरण में सांस्कृतिक रूप से क्या किए हैं, चेंजेस किए हैं। मानव पृथ्वी से क्या करता रहता है, छेड़छाड़ करता रहता है। कैसे करता है इस सारणी में देखेंगे। भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं है अपितु गत्यात्मक है। ये जो भौतिक तथ्य हैं ये जो स्थायी नहीं है। कैसे? क्योंकि जो स्थैतिक लिख रखा है ये स्थायी तो नहीं है इनका, यानी स्थित नहीं है, एक जगह रुके हुए नहीं है। अब आप कहोगे सर पर्वत है वो तो एक जगह रुका ही है, ये कोई पर्वत है, वो तो उसी स्थान पर है, स्थायी क्यों नहीं है? पर्वत तो उसी स्थान पर है, लेकिन उसके बारे में जो जानकारी है वो गति करती रहती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये एक नदी है, ये कभी तेज चलने लग जाती है जब इसका अध्ययन किसमें हो रहा है, गत्यात्मकता से। ये स्तर नहीं है, कभी तेज चली जाती है कभी कम हो जाती है, तो इसका स्थैतिक रूप नहीं पाया जाता। तो भौगोलिक तथ्य यानी भूगोल के बारे में जो जानकारी होती है वो स्थायी नहीं होती है, ये चेंज होती रहती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं छोटा था तब हम बाहर सोया करते थे नाइट में,
तो खुली जो छत होती थी उस पे, और खुला आसमान हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता था। तो जैसे हमें चांद दिखाई देता तो दादी कहती थी कि चांद के ऊपर जो दिखाई दे रहा ना, वहाँ पे एक जो है बुढ़िया, जिसे हम ओल्ड एज महिला है, वो वहाँ है और वो धीरे धीरे सूत यानी धागे काट रही है वहाँ पे। क्योंकि बुजुर्गों का सबका ये कहना है कि वहाँ कोई लेडीज रहती है, वहाँ कोई महिला रहती है जो काफ़ी ओल्ड है और वो धागे काट रही है चांद पे। लेकिन जैसे नील आर्मस्ट्रांग वहाँ गया, बहुत से लोग चांद पे गए और उन्होंने देखा कि वास्तविक रूप से वहाँ पहाड़ है। क्या है? पहाड़ है, पर्वत है, हवा और नदियाँ वगैरह नहीं है वहाँ पे, पानी और वायु नहीं है, पहाड़ पर्वत है। तो धीरे धीरे भूगोल जो है, पहले हम तथ्य क्या कह रहा था कि चांद पे जो महिला है वो स्थायी है, स्थितिक है, लेकिन भूगोल ने गति पकड़ी, क्या जाना हमने कि वहाँ पे पहाड़ है। तो इस उदाहरण से आपको ये समझ में आ गया होगा कि भूगोल तथ्य स्थितिक नहीं है, अपितु क्या है? गत्यात्मक, यानी गति करना, चलना। कौन चल रहा है? जानकारी चल रही है बस। कैसे चल रही है? हम पृथ्वी में चेंज करते रहते हैं, मैंने आपको बताया मानव चेंज करता रहता है। तो एक भूगोलवेत्ता क्या कहता है, ईश्वर ने हमें मिट्टी दी, हमने उसका कप बना दिया, उसका घड़ा बना दिया, उसकी मटकी बना दी पानी पीने वाली, बहुत सारे मिट्टी से हम खिलौने बना देते हैं। हाँ, भगवान ने जो है नाइट बनाई, रात्रि बनाई दिया, क्या बना दिया? दीपक बना दिया। पहाड़ी जो क्षेत्र है, पहाड़ी जो क्षेत्र है हमारा, पहाड़ी क्षेत्रों को सही तरीके से और व्यवस्थित करने के लिए या सुंदर दिखाने के लिए हमने बाग और बगीचे बना दिए। यानी पहाड़ी क्षेत्रों को सही दिखाने के लिए हमने क्या किया? बाग और बगीचे बना दिए। और पत्थरों को, किसको? पत्थरों के रूप को परिवर्तन करके हमने घर बना दिया। पत्थरों से हमने क्या बना दिया? मूर्तियां बना दी। ढेर सारे रूप हम इससे बना लेते। तो यहां तक हमने देखा कि भूगोल तथ्य स्थितिक नहीं है, गति करते रहते हैं, और इसमें भौतिक तत्व और सांस्कृतिक तत्वों में क्या फर्क है ये हम देखा करते हैं। और ईश्वर ने जो हमें दिया है, मानव उसमें क्या परिवर्तन कर सकता है, इस चीज को हमने अच्छे से समझा। आगे देखते हैं। भूगोल का अध्ययन कार्य कारण का संबंध जानने का विषय है। क्या है? कार्य क्या है और उसका कारण क्या है, ये जानने का काम किसका है? भूगोल का। अब ये और ये कनेक्टेड है, मैं दोनों को एक साथ बताऊंगा। भूगोल विषय 3 वर्गीकृत प्रश्नों के उत्तर देता है, क्या, कहां और क्यों। अब इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। राजस्थान का एक जैसलमेर जिला है। राजस्थान का क्या है भाई? जैसलमेर जिला है। भूगोल का अध्ययन कार्य कारण का संबंध जानने का विषय है, और इसको हम अगले पॉइंट से समझेंगे क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है, कनेक्ट है। कैसे? भूगोल विषय 3 वर्गीकृत प्रश्नों का उत्तर देता है, क्या, कहां और क्यों। कैसे देता है? सबसे पहले इसको पकड़िए, कार्य और कारण। जैसे कि ये राजस्थान का एक जगह है, जैसलमेर जिला है राजस्थान का, जैसलमेर, ठीक है। ये बहुत गर्म स्थान है। कोई भी स्थान गर्म क्यों होता है? कोई भी स्थान गर्म इसलिए होता है क्योंकि ये पृथ्वी है, यहां से थोड़ी चपटी सी दिखाई देती है, यहां जो है कर्क रेखा है इस प्रकार से, और यहां मकर रेखा है, बीच में रेखाएं और होती हैं। अब ये कर्क रेखा जो है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इनके बीच का जो ये क्षेत्र है ये गर्म रहता है। और इस क्षेत्र में जो भी आता है, जैसे चीन है, भारत है, गर्म उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है, इन क्षेत्रों के अंदर आता है। जो क्षेत्र गर्म रहते हैं वहां जो हमेशा गर्मी और हीट क्रिएट रहती है। तो जैसलमेर राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। तो वहां की मिट्टी कैसी रहेगी? गर्म रहेगी। मिट्टी कैसी रहेगी? वहां की गर्म रहेगी। यानी विषय 3 वर्गीकृत प्रश्नों को समझने के लिए हम ये डायग्राम बना रहे हैं कि जैसलमेर की जो मिट्टी है गर्मी के कारण कैसी है? गर्म। तो हम कहां का अध्ययन कर रहे हैं? जैसलमेर का अध्ययन कर रहे हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर कौन देता है? भूगोल देता है। जैसलमेर की मिट्टी क्या है? गर्म है। कहां है जैसलमेर? राजस्थान में है। मिट्टी गर्म क्यों है? क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में पड़ता है, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, इसलिए वहां की मिट्टी क्या है? गर्म है। तो कार्य क्या हो रहा है? मिट्टी गर्म हो रही है। कारण क्या है? सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। तो कार्य कारण का भी पता चलता है, क्या, कहां और क्यों का भी हमें पता चलता है। तो भूगोल सारे जो हमारी जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करने का कार्य कौन करता है? भूगोल करता है। भूगोल समय अनुसार, यानी समय के अनुसार भूगोल कैसे बदला। तो भूगोल के हम 3 स्टेप पढ़ते हैं। यहाँ पे 3 रूपों में भूगोल बदला है। कैसे कैसे बदला है? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में भूगोल बहुत छोटा काम करता था। भौगोलिक खोजें हुई और समुद्री मार्ग का अन्वेषण हुआ। देखिए ध्यान से, भौगोलिक खोजें और समुद्री मार्ग का अन्वेषण। अब मैं समझाता हूं कैसे हुआ। समुद्री मार्ग की खोज कैसे हुई? यानी कि पूरी पृथ्वी पर कुछ धरातल तो पहले से थे, लेकिन उनको खोजने वाला, उनको ढूंढने वाला जो मानव था वो कहां से
आया और कैसे आया इसके बारे में जानकारी हम हासिल करते थे। तो सबसे पहले भारत तो पहले से ही था, लेकिन भारत जैसे भूभाग को नाम देने वाला या भारत की खोज करने वाला व्यक्ति कहते हैं वास्को डिगामा को। कैसे? क्योंकि 20 मई की बात है 1498 की। 20 मई 1498 में भारत का जो निचला हिस्सा है वहां पे कालीकट बंदरगाह एक केरल में पड़ता है। उस कालीकट बंदरगाह से समुद्री मार्ग से, मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह से एक व्यक्ति पुर्तगाल देश से आता है, और आता कब है? 20 मई 1498 को, और वो भारत के अंदर घुस जाता है और उसका नाम रहता है वास्को डिगामा, और वो भारत की खोज कर देता है। कब? 1498 में। कब का समय आ रहा है? 18वीं शताब्दी, यानी इससे पहले का भूगोल हम पढ़ रहे हैं, तो 1498 इससे पहले आ रहा है। भौगोलिक खोजें हुई, तो भूगोल की खोज हुई, यानी भूगोल के एक स्थल यानी भारत की खोज हुई। किसने की? वास्को डिगामा ने। क्यों आया था वो? यहाँ से मसाले लेने आया था, क्योंकि भारत के मसाले विश्व में प्रसिद्ध रहे, और यहाँ से कुछ काली मिर्च लेके गया और उसने वहां जाके पुर्तगाल में उसको बेचा, तो उसके 60 गुने दाम, 60 गुने पैसे उसको मिले। फिर धीरे धीरे सारे पुर्तगाली भारत की ओर आने लगे। ऐसे ही स्वीडिश आए, ऐसे ही फ्रांसीस आए, ऐसे ही धीरे धीरे अंग्रेज आए और भारत गुलाम होता गया। तो भौगोलिक खोजें हुई, यानी भूगोल की खोजें हुई। भूगोल शुरू कहां से हुआ? जब व्यक्ति व्यापार के लिए कहीं जाया करते थे, व्यक्ति साम्राज्य के लिए बढ़ाने के लिए, अपने इस जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए कहीं जाते थे, तो भौगोलिक खोजें होने लगी। तो खोज का समय कौन सा है? जैसे ऐसे अमेरिका की खोज हुई 1492 में, 12 अक्टूबर 1492 में। कोलंबस जो है, क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने अमेरिका की खोज की। आपको ज्यादा याद नहीं होता है, तो 18वीं शताब्दी में खोजों का समय था, और समुद्र के मार्ग से लोग आते थे, क्योंकि एरोप्लेन्स वगैरह उस समय इतने नहीं चला करते थे। समुद्री मार्ग से अन्वेषण हुआ, यानी भारत जैसे, चीन जैसे, अमेरिका जैसे, जापान जैसे कई देशों की क्या होने लगी? अन्वेषण का मतलब होता है खोज। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज। तो भूगोल की खोज समुद्री मार्गों से होने लगी। भारत की खोज वास्को डिगामा ने की, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। बस इतना याद रखें, भौगोलिक खोजें आपको याद रखना है, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजें होने लगी, बस ये याद रखें। 19वीं सदी में स्वतंत्र अध्ययन होने लगा। किसका? ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी एक अपने आप में मजबूत सब्जेक्ट बन गया। ज्योग्राफी एक संपूर्ण सब्जेक्ट बन गया, और जिसके पिता कहलाए कौन? हिकेटियस। अभी पीछे देखा हमने, हिकेटियस उसके पिता कहलाते हैं। कई लोग इरेटोस्थनीज को मानते हैं, लेकिन व्यवस्थित जिसने किताब लिखी वो जस्ट पीरियडस के नाम से किताब थी, और वो लिखने वाले कौन थे? हिकेटियस। तो भूगोल व्यवस्थित हो पाया। भूगोल की 2 ब्रांचेज बन गई, ब्रांचों के फिर यानी शाखाएं बन गई, शाखाओं की फिर शाखाएं बन गई, आद्य अध्ययन होने लगा। 20वीं सदी में क्या हुआ? 20वीं सदी में भूगोल के 2 गुट बन गए। और गुट क्या कह रहे हैं? दोनों गुटों के नाम अच्छे से आपको समझना है। 2 गुट बन गए। अगले साल 12th में यही गुट जो है डिटेल से पढ़ने होते हैं, तो मैं मौखिक छोटी छोटी जानकारी देता हूं कि भूगोल के 20वीं सदी में 2 गुट कौन से बने। 2 गुट बने। एक का नाम है निश्चयवाद, दूसरे का नाम है संभववाद। निश्चयवाद ये कहता है कि दुनिया जो कहती है, पृथ्वी जो कहती है, प्रकृति जो कहती है, वो मानव को मान लेना चाहिए। जैसे तूफान आ रहा है तो घर में ही रहना है, जैसे बारिश आ रही तो घर में रहना, बाढ़ आ रही तो घर में रहना। प्रकृति यानी जो कहती है, प्रकृति जो कहती है उसकी बात को मान लो, ये कहलाता है निश्चयवाद। तो एक गुट तो हो गया निश्चयवाद। दूसरा कहता है संभववाद। वो कह रहा है तूफान आता है तो तू बढ़िया वाली गाड़ी लेके निकल जा, धूप ज्यादा है तो तू ऐसी लगा ले। यानी बहुत भोगवादी है, स्वामी बन गया पृथ्वी का, स्वामी बन गया प्रकृति का। कौन? मनुष्य। तो ये टेक्नोलॉजी पर बनेगी, जिसे हम संभववाद कहते हैं। एक तो ऐसी है जो बिल्कुल प्रकृति को सब कुछ मानती है, वो तो कहलाती है निश्चयवाद। और दूसरी धारणा ऐसी है संभववाद, जो क्या करती है? तकनीकी ज्ञान, कंप्यूटर आदि सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं। तो ये 2 गुट बन जाते हैं। आपको इस साल इनको नहीं पढ़ना होता है। मैंने आपको बताया कि भूगोल के 2 गुटों का निर्माण हो चुका था। कब? 20वीं शताब्दी तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पृथ्वी और भौतिक वातावरण के साथ समायोजन का विकास कैसे हुआ? यानी पृथ्वी और भौतिक वातावरण, पृथ्वी जो है उस अपने वातावरण के साथ कैसे क्रिया करने लगी। वातावरण पृथ्वी पर धीरे धीरे जो जलवायु है वो कैसे चेंज होने लगी, शीत ऋतु कैसे आने लगी, जो गर्मी है वो कैसे आने लगी, उष्ण जलवायु जिसे हम कहते हैं। तो शीत ऋतु, मानसून काल, ये सब कैसे प्रत्यावर्तन होने लगे, कैसे चेंज होने लगे, पृथ्वी पर जो भौतिक वातावरण है वो कैसे बदलने लगे, और पृथ्वी ने कैसे एडजस्ट किया, ये सब अध्ययन किसमें करते हैं? भूगोल में करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य कहलाता है। प्रत्येक क्षेत्र के बारे में जानना क्या कहलाता है? क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य कहलाता है। तो इसका अध्ययन प्रकृति को समझते हम करने लगे, यानी प्रकृति को समझकर पृथ्वी के पूरे प्रत्येक क्षेत्र का हम अध्ययन करने लगे, प्रत्येक क्षेत्र के बारे में जानने लगे। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग कर भौगोलिक ज्ञान व योग्यता का विकास हुआ। यानी कि आधुनिक, आज के जमाने में भूगोल क्या है?
पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे हो गया, पूरी तरह से कंप्यूटर पे हो गया। कैसे हुआ देखिए, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग होने लगे। किसमें? भौगोलिक ज्ञान में। किस किस का प्रयोग हुआ? जीआईएस, इसे हम कहते हैं ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर आता है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर कार्टोग्राफी, जिसे मानचित्र अध्ययन हम कहते हैं। ये तो है मानचित्र का अध्ययन। ये दोनों क्या है, मोटा मोटा थोड़ा समझ लो। जीआईएस एक ग्लोबल ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसको हम क्या करते हैं, हमारा जो आंध्र प्रदेश है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर के लगभग आसपास, हैदराबाद के आसपास भी पड़ता है ये क्षेत्र। यहाँ एक सतीश धवन केंद्र है, वहां से हम उपग्रह छोड़ते हैं रॉकेट के साथ पोलर की तरफ यानी ध्रुव की तरफ, और वो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर जाके वहां रुक जाते हैं और पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। वो वहां उनके अंदर कंटेनर लगे रहते हैं। वो कंटेनर हमारे जो धरती पर टावर रहते हैं उनको सूचनाएं देते हैं। तो जो कंटेनर है वो मॉडेम को सूचनाएं देते हैं, टावर को सूचनाएं देते हैं, और टावर में मॉडेम रहता है, वो सूचनाओं को ट्रांसफर कर देता है, और जिससे हम मोबाइल पे बात वगैरह सारी चीजें, जो टीवी वगैरह ये सब देख पाते हैं। तो मैंने मोटा मोटा आपको बताया, फिर थोड़ा सा एक बार फिर सुन लो। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का मतलब होता है एक रॉकेट होता है, वो तो जाके ऊपर खत्म हो जाता है, और उसके ऊपर छोटा सैटेलाइट यानी उपग्रह सेट कर देते हैं, वो वहीं रुक जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आसमान में भी गुरुत्वाकर्षण होता है और पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण होता है, तो ऐसी जगह फिट कर देते हैं उसको, ना तो ऊपर जा पाए ना नीचे जा पाए। भाई व्यक्ति को दो बराबर ताकत वाले व्यक्ति ये जो मार्कर है, इसको दो बराबर ताकत वाले व्यक्ति खींचेंगे तो ये बीच में ही रह जाएगा। अब कोई कहेगा टूट जाएगा, बराबर ताकत वाले खींचेंगे तो बीच में ही रह जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर खिंचाव है। तो पृथ्वी से जैसे ही उपग्रह को छोड़ा जाता है तो ऐसी जगह इसको सेट कर देंगे पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर, तो ना तो ऊपर जा पाएगा ना नीचे जा पाएगा, और पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लग जाएगा। फिर ये हमें भौगोलिक सूचना देगा, पृथ्वी पर कैसा मौसम है, क्या है, ये सारी जो है सूचनाएं कौन देता है? जीआईएस। जो मोबाइल ट्रांसफर टीवी वगैरह हम सारी देखते हैं वो जीआईएस के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंटेनर लगे रहते हैं। वो मॉडेम यानी टावर जो धरती पर लगे रहते हैं, बड़े बड़े टावर आपने देखे हैं, उनको मॉडेम को सूचनाएं देते हैं। मॉडेम जो होते हैं सूचना को ट्रांसफर करते हैं। जीपीएस क्या है? जीपीएस छोटा है इससे, हालांकि इसका पार्ट ही है जीपीएस एक तरह से। ये यूएसए का सिस्टम है। प्राचीन समय में नावें वगैरह चला करती थी, तो नावें किस तरफ जाएगी किस तरफ नहीं जाएगी, नाव को किस तरफ ले जाना है, सारी जानकारी जो है जीपीएस देता था। लेकिन अब इसका क्षेत्र क्या हो गया? व्यापक हो गया। अब इसका लेवल क्या हो गया? व्यापक हो गया। अब इसको बड़े लेवल पर देखा जाता है जीपीएस को। और जीपीएस में हम क्या देखते हैं? जीपीएस एक तो पोजीशन बताता है आपकी, इसका नाम ही पोजीशनिंग है। जीपीएस पोजीशन बताता है। जीपीएस वही है जिसे हम लोकेशन कहते हैं मौखिक रूप से, जिसे आप लोकेशन कहते हैं, मैं लोकेशन कहता हूं। यानी कोई जगह किस स्थान पर है और किस स्थान से कितनी दूरी पर है और समय कितना लगेगा जाने पर, तो पोजीशन, समय, स्थान, डिस्टेंस, ये सब कौन बताता है? जीपीएस। तो बताओ ज्योग्राफी पूरी तरह से आधुनिक हो रही कि नहीं हो रही? पूरी तरह से तकनीकी का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। उसके अलावा कंप्यूटर कार्टोग्राफी का मतलब है मानचित्र का अध्ययन, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक व मानवीय तथ्यों की अंतः क्रियात्मक से उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन करता है। भूगोल बताता है कि कैसे, क्यों और कहां मानवीय व प्राकृतिक क्रियाकलापों का अध्ययन होता है और कैसे ये क्रियाकलाप एक दूसरे से अतः संबंधित होते हैं। हमने एक जैसलमेर का उदाहरण लिया, मैंने आपको कहा जैसलमेर गर्म है, तो जैसलमेर गर्म क्यों है? वहां का वातावरण कैसे निर्धारित हुआ और कैसे चलता है, और जैसलमेर कहां पड़ता है? ऐसे मानवीय जो है वह प्राकृतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। मानव जो है ये जानेगा तीनों बिंदु को। इन तीनों बिंदु को कौन जानने की कोशिश कर रहा है? इन तीनों बिंदु को मानव जानने की कोशिश कर रहा है कि ये प्राकृतिक जो क्रियाकलाप है ये कैसे संचालित होता है और एक दूसरे के बीच में क्या संबंध है। इस अंत्य प्रक्रिया को कौन समझ पाता है? मानव समझ पाता है। ठीक है। भूगोल एक अन्य पक्ष क्षेत्रीय विभिन्नता के कारकों या कारणों को समझने का संबंधित है। किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जनांगीय कारणों से भौतिक स्थल रूप को परिवर्तित कर रहे हैं और किस प्रकार मानवीय हस्तक्षेप के फलस्वरूप प्राचीन स्थलों का विलोपन और नवीन स्थल रूपों का निर्माण हो रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखिए समझते हैं। भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं को पढ़ता है, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या चेंज है, क्या बदलाव है, क्या संरचना में, क्या बनावट में चेंज आए, क्षेत्रीय विभिन्नता को समझते हैं। और जो कारक है जिस चीज का हम अध्ययन कर रहे हैं उसके पीछे जो चेंज आए हैं उसके कारण का पता लगाते हैं। कैसे? एक जगह से दूसरी जगह में क्या बदलाव आए उसको हम कहते हैं क्षेत्रीय विभिन्नता।
और वो बदलाव क्यों आए इसके कारण का पता करते हैं। क्या करते हैं? कारण का पता करते हैं। इसके बाद वो बदलाव कैसा है, या तो समाज का व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो सामाजिक बदलाव है, या फिर एक गांव था वो नगर में परिवर्तित हो रहा है, या फिर गांव के लोग उठकर शहर में पैसे कमाने जा रहे हैं तो आर्थिक, और व्यक्ति जो खेती करने वाला है वो उद्योगों में चला गया, उसको कहते हैं हम जनांकिकी, यानी गांव में रोजगार कम होता है तो हम कई बार क्या करते हैं, शहर चले जाते हैं, वहां हम काम करते हैं, तो इसको कहते हैं जनांकिकीय संक्रमण। तो ये जनांकिकी उसी का एक रूप दिखाई देता है। तो ये भौतिक स्थल रूप जो दिखाई दे रहे हैं, इससे मानव को परिवर्तित करके वो दूसरे स्थान पर चला जाता है। किसी स्थान पर चला जाता है? दूसरे स्थान पर। तो ये क्षेत्रीय विभिन्नता जो उसके लिए आई है, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? ज्योग्राफी में। एक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, क्यों जाएगा? या तो उसके समाज का व्यक्ति वहां रहता है, जैसे कि मैं गाँव से यहाँ आया हूँ, अब गाँव वापिस क्यों जाऊंगा? क्योंकि मेरे समाज के लोग वहां रहते हैं। या फिर सांस्कृतिक कारक, अब मुझे गांव पसंद है, शहर में मैं आ गया तो मैं गांव जाना पसंद करूंगा, सांस्कृतिक परिदृश्य। अब मैं गांव चला गया, वहां मुझे रोजगार नहीं मिला तो आर्थिक यानी पैसे कमाने के लिए फिर मैं शहर में आया। तो प्रभावित किसको कर रहे हैं? ये जनांकिकी को, यानी बदलाव को प्रभावित कर रहे हैं। और ये क्षेत्रों में जो बदलाव हो रहा है, क्षेत्रीय विभिन्नता जो आ रही है, इस भौतिक यानी स्थल यानी इस जमीन का अध्ययन हम किस में करते हैं? भूगोल में करते हैं। अब देखो यहां से, और किस प्रकार मानवीय हस्तक्षेप के फलस्वरूप प्राचीन स्थलों का विलोपन हुआ और नवीन स्थल रूप बने। इसको पकड़ो। प्राचीन स्थल जो है उसका विलोपन हुआ और नए स्थल रूप बने। जैसे कि छोटा सा पठार है, उस पहले पठार है तो क्या है? प्राचीन स्थल रूप। कैसा है? प्राचीन स्थल रूप है। प्राचीन स्थल रूप जो है उसका विलोपन हो जाएगा। कैसे? पहाड़ को हम जैसे हटाएंगे तो जो प्राचीन स्थल रूप था विलोपन यानी वो तो खत्म हो गया, और एक नया स्थल रूप यानी हमने मकान बना लिया, इसका निर्माण हो गया। तो इसके बीच में क्या विभिन्नता आई है, क्या चेंज आए हैं, क्या बदलाव आए हैं, इसका क्षेत्रीय विभिन्नता के रूप में हम अध्ययन करते हैं। यानी इसमें आप मोटे मोटे तौर पे क्या देख रहे हैं? भूगोल में दो क्षेत्रों के बीच में क्या भिन्नता आई है, इसका अध्ययन किया जाता है। क्या चेंज आए हैं, क्या बदलाव आए हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति समाज बदलता है तो क्या चेंज आए हैं दोनों क्षेत्रों में, जहां वो पहले आया है, जहां पहले रह रहा था, जहां अब पहुंचा है, दोनों में क्या फर्क है। सांस्कृतिक परिदृश्यों में क्या फर्क है, जनांकी से क्या फर्क आया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक स्थान ऐसा है जिसको हमने पूरा बदल दिया, यानी पहले स्थान को तो विलोपन यानी खत्म कर दिया, और दूसरे स्थान को हमने बना दिया। पहले पठार था यानी थोड़ा सा ऊपर उठा, पठार जो होता है पहाड़ का छोटा रूप होता है, तो पठार को हमने क्या कर दिया? समतल कर दिया और घर बना दिया। तो पहले वाला जो स्थल था वो तो गायब हो गया, विलोपन हो गया, और नया स्थल रूप हमारे सामने आ गया घर बन के। तो यहां तक आपके समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। संसाधनों के सतत रूप। सतत का मतलब होता है निरंतर। संसाधन दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब संसाधन है, यानी जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है उनके निरंतर रूप से प्रयोग व पर्यावरण प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी तथा ये समझने हेतु की समस्या के समाधान में भूमि उपयोग योजना किस प्रकार सहायक हो सकती है, भूगोल का अध्ययन आवश्यक है। यानी इसमें कुछ भी नहीं करना है कि किसी भी संसाधन को समझने के लिए हमें वहां की भूमि का अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? भूमि का अध्ययन करना चाहिए। और भूमि का अध्ययन आप जब करते हैं तो भूमि का अध्ययन ही पृथ्वी का अध्ययन कहलाता है। ये आपको समझ लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भूगोल वेता प्रारंभ में भूगोल की वर्णनात्मक व्याख्या करते थे, बाद में विश्लेषणात्मक। यहाँ तीन चीजें आपको देखनी है। भूगोल का पहले क्या होता है? वर्णन होता है। जैसे मैं कहूं कि बिहार ऐसा दिखता है, बिहार बहुत प्यारा है, बिहार में ये चीजें हैं। महाराष्ट्र ऐसा दिखता है, महाराष्ट्र की बॉम्बे जो है फिल्म सिटी है। क्या कर रहा हूं? वर्णन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? वर्णन। अब मैं इसका विश्लेषण करूंगा कि पूरा बॉलीवुड जो है वो बॉम्बे में बैठा है, तो बॉलीवुड अच्छा है या हॉलीवुड अच्छा है, या फिर साउथ की जो मूवीज बनती है वो अच्छी है, या भारत में जो मूवीज दक्षिण उत्तरी एरिया में जो बनती है, उत्तरी क्षेत्र में जो बनती है अच्छी है। यानी पहले तो मैंने किसी चीज के दो पहलुओं का वर्णन किया कि हिमालय अच्छा है या अरावली पर्वतमाला अच्छी है, ये तो हमने वर्णन किया। अब हिमालय, सबसे पहले तो हमने हिमालय का वर्णन किया, फिर हमने अरावली का वर्णन किया, फिर दोनों में विश्लेषण किया कि हिमालय और अरावली में से अच्छा कौन है। ठीक है, ये दोनों बातें आपके समझ में आई। सबसे पहले हमने एक एक बिंदु का, हिमालय पर्वत है, सबसे पहले इसका वर्णन किया। अरावली पर्वतमाला है, खेड़बरम गुजरात से लेकर दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक 692 किलोमीटर के आसपास। तो सबसे पहले हमने क्या किया? वर्णन किया किसका? अरावली और हिमालय का। फिर हमने देखा विश्लेषण में कि इनमें अच्छा कौन है। यह अध्ययन किस में हो रहा है? भूगोल में हो रहा है। अब वर्णन करने के बाद हमने विश्लेषण किया और फिर भविष्यवाणी कर दी। फिर क्या कर दी हमने? भविष्यवाणी कर दी कि आने वाले समय में कौन सा पर्वत तो जो है घिस घिस के समतल हो जाएगा और कौन सा लंबे समय तक चलेगा। ये हमने क्या कर दी? भविष्यवाणी कर दी। यहां तक समझ गए।
भूगोल जो है वो पृथ्वी की झलक स्वर्ग के रूप में देखता है, आभामय विज्ञान है। यानी भूगोल जो है वो क्या कहता है, भूगोल कहता है कि पृथ्वी ही स्वर्ग है, और पृथ्वी जो है, पृथ्वी से ये पर्दा जब हट जाएगा पूरी तरह से और विज्ञान इसके अंदर घुस के वास्तविक चीजों को दिखा देगा, तो हम समझ जाएंगे कि एक झलक में हमें स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे। जब इसका जो आभा में विज्ञान जो है, अंदर छुपे हुए इसके राज है, वो साइंस के रूप में बाहर आ जाएंगे, जब हम समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूगोल के क्षेत्र हम देख रहे हैं, यहाँ हम मोटे मोटे तौर पर एक डायग्राम देख रहे हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि किस में क्या आता है। तो एक बेसिक तौर पे हम यहाँ समझने वाले हैं, ये जो अंदर की तरफ दिखाई देते हैं वो तो है भूगोल। अंदर की तरफ जितने भी आपको दिखाई देते हैं ये तो है भूगोल की शाखाएं, भूगोल की शाखाएं जिसे हम क्षेत्र कहते हैं भूगोल के। ठीक है, बाहर की तरफ जो दिखाई दे रहे हैं वो है जो भूगोल को सपोर्ट कर रहे हैं। समझ गए? जैसे मैं हूं, मैं खड़ा हूं, तो मैं जो खड़ा हूं वो तो मैं हूं, मतलब पार्ट हूं एक प्रकार से, और मेरे को सपोर्ट करने वाले मेरे गार्जियन हैं, माता पिता है। तो इनको जो सब्जेक्ट है, इनको सपोर्ट करने वाले ये बाहर के सब्जेक्ट है एक प्रकार से, जिनकी वजह से ये सब्जेक्ट बन पाए। एक दो को समझेंगे जब आपको समझ में आएगा। हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। इन मिट्टियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको कहते हैं मृदा विज्ञान से लिया गया सब्जेक्ट। यानी मिट्टी का अध्ययन हम मृदा विज्ञान से लेकर करते हैं, यानी मृदा विज्ञान से हम मृदा भूगोल बना पाए, यानी मिट्टी के विज्ञान से हम क्या बना पाए, मिट्टी का भूगोल। क्योंकि ये सब्जेक्ट पहले चल रहा था, ये हमने बनाया। अगले से समझ लो, पूरी वनस्पति विज्ञान को अगर हम पढ़ते हैं तो उसका एक पार्ट है पादप, और उसको हम पादप भूगोल के नाम से जानते हैं। पूरे विश्व के प्राणियों को हम जानते हैं तो हम प्राणी भूगोल को समझ पाते हैं। पूरे एक जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र हमारा जो है, उससे जीवों को समझ पाते हैं। पारिस्थितिकी यानी जीवों का अध्ययन होता है, और उससे हम किसका अध्ययन कर पाते हैं, मानव का अध्ययन कर पाते हैं। पर्यावरण से हम पर्यावरण विज्ञान से हमने पर्यावरण भूगोल लिया। कुछ तो सिंपल है बिल्कुल ही। मानव से हम मानव जो क्रियाकलाप करता है, सांस्कृतिक परिदृश्य जो करता है, उसको समझ पाए। जैसे मानव नगर बनाता है, शहर बनाता है, गांव बनाता है, वो सांस्कृतिक कहलाते हैं, और ये बन गया सांस्कृतिक भूगोल। दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, इसे हम भौगोलिक चिंतन। दर्शन शास्त्र क्या करता है, संत टाइप के लोग होते हैं दर्शन शास्त्र वाले, बड़े ही मतलब दुनियादारी से दूर, अपनी जिंदगी में मस्त वाले, भगवान प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति वाले लोग होते हैं दर्शन शास्त्र वाले। इससे हमने चिंतन यानी सोचने का जो विचार है भूगोल में, दर्शन शास्त्र से लिया। समाज शास्त्र तो सामाजिक भूगोल है। समाज शास्त्र से हम समाज की बातें ली, और समाज में जो बदलाव क्षेत्र के अकॉर्डिंग या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान में आता है, उसको हम सामाजिक भूगोल में पढ़ते हैं। ठीक है। इतिहास, इतिहास से हमने ऐतिहासिक भूगोल लिया। राजनीतिक शास्त्र से हमने राजनीतिक भूगोल लिया। आप समझाऊं क्या, इसमें तो बिल्कुल सीधा सीधा ही नाम आ रहा है। जनांकीय भूगोल से जनसंख्या भूगोल लिया। जनांकीय यानी लोगों की संख्या, लिंगानुपात, जनसंख्या, साक्षरता, व्यवसायिक संरचना, आयु संरचना, ये सब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जनांकीय जो है उससे हमने जनसंख्या भूगोल लिया। अर्थशास्त्र यानी पैसे वाले शास्त्र से हमने आर्थिक भूगोल यानी पैसे कमाने वाला भूगोल लिया, पैसे जीविकोपार्जन वाला भूगोल हमने लिया। आर्थिक सांख्यिकी से हमने भूगोल में परिमाणात्मक परिविधि ली। यानी आर्थिक सांख्यिकी का मतलब होता है आंकड़े। आर्थिक सांख्यिकी का मतलब क्या है, आंकड़े। तो इस आंकड़े वाले से भूगोल में हम परिणामात्मक नहीं, इसको हम कह रहे हैं परिमाणात्मक यानी तुलना, तोलना, परिमाण मात्रा होती है एक प्रकार की। तो ये हमने आंकड़े जो है ये आर्थिक सांख्यिकी विज्ञान से लिए। गणित एवं खगोलिकी यानी कि मैथ और जो भूगर्भ की एस्ट्रोनॉमी जिसे हम कहते हैं, उससे हमने गणित और खगोल भूगोल लिया। यानी कि गणित और एस्ट्रोनॉमी से हमने क्या लिया, खगोल और गणित भूगोल, ये सेम आ जाते हैं यहाँ पे। भू विज्ञान से यानी भूमि का जो विज्ञान चलता है, हम उससे हमने नक्शे वगैरह यानी भू आकृति विज्ञान लिया। मौसम विज्ञान से हमने क्लाइमेट साइंस यानी कि जलवायु विज्ञान लिया। जल विज्ञान से हमने समुद्र विज्ञान लिया। तो ये भूगोल के क्षेत्र हुए। ये डायग्राम एज इट इज हमें याद करना होता है, और बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, पादप है उसको मिट्टी के ऊपर लगाना है। ठीक है, ऐसे मिट्टी है, मिट्टी पे पादप लगाया, पादप को प्राणी पानी पिलाना आया। प्राणी एक मानव होता है और वो पर्यावरण के साथ अपना जीवन यापन करना है। उसको सांस्कृतिक डांस वांस करना पसंद है, और वो कभी कभी भक्ति में भी डूब जाता है,
कभी कभी वो समाज में रहता है तो समाज और इतिहास की बातें और राजनीति भी करता है और जनसंख्या के बारे में भी जानता है और पैसे कैसे कमाने लोग ताने मारते हैं उसको आर्थिकी को भी जानता है और वो मात्रात्मक रूप से पैसे कमाने लग जाता है, क्योंकि उसे पैसे कमाने के लिए परिमाण यानी मात्रा जो होती है उसमें गणित आती है और ये खगोलीय चीजें भी होती है। तो इस प्रकार इसको बॉन्डिंग और कनेक्ट करके हमें समझना होता है। आगे बढ़ते हैं। भूगोल क्या है, ये आगे भूगोलवेत्ता, दो भूगोलवेत्ता हैं जो हमें बताएंगे कि भूगोल क्या है। सबसे पहले है रिचर्ड हॉडसन, जिन्होंने द नेचर ऑफ ज्योग्राफी किताब लिखी। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, उस किताब में रिचर्ड हॉडसन कहते हैं कि भूगोल का उद्देश्य यानी भूगोल का जो सरोकार है, क्या सरोकार, कई बार उद्देश्य की जगह सरोकार लिखा जाता है, सरोकार, ये सरोकार, सरोकार का अर्थ भी क्या होता है, उद्देश्य। भूगोल का जो उद्देश्य है धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यानी भूगोल का जो उद्देश्य है वो प्रदेश और क्षेत्र में क्या विभिन्नता यानी भिन्नता जो है उसका अध्ययन करना है। ये कुछ नहीं, ये बिल्कुल सिंपल कह रहे हैं कि अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में क्या भिन्न है और इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में क्या भिन्न है, इसका अध्ययन कौन करता है, इस भिन्नता का अध्ययन कौन करता है, भूगोल करता है। और ये कौन कह रहे हैं, रिचर्ड हॉडसन। कौन कह रहे हैं, रिचर्ड। यानी प्रदेश और क्षेत्र में क्या भिन्नता है, प्रदेश कह दो चाहे क्षेत्र कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है, या लिखा हुआ बीच में, तो एक को पढ़ लो। प्रदेश के बीच में क्या भिन्नता, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में धरातल यानी पृथ्वी के दो प्रदेशों में क्या अलग है, उसको बताता है रिचर्ड हॉडसन की वो भूगोल है। ये क्या कह रहा है, विभिन्न भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है अल्फ्रेड हेटनर। मैं आपको समझा देता हूं दोनों में फर्क। ये एक स्थान है, ठीक है, और ये दूसरा स्थान है, और ये तीसरा स्थान है, और ये चौथा स्थान है। ये चार स्थान है, ठीक है, चार प्रदेश हो गए। कितने प्रदेश हो गए, चार क्षेत्र हो गए। क्या हो गए भाई, चार क्षेत्र, चार प्रदेश या चार क्षेत्र हो गए। अब चार प्रदेश या चार क्षेत्रों में, चार प्रदेश या चार क्षेत्रों में जो भिन्नता है, यहां पे तो घास है, यहां पे भी घास है, यहां पे भी घास है। अब आप कहें क्या घास घास, ठीक है, यहां पे भी घास है। यहां तक अध्ययन भूगोल का कौन बताता है, रिचर्ड हॉडसन, क्योंकि भिन्नता है। क्या है इनमें, भिन्नता है। कैसी भिन्नता है कि चारों स्थानों पर घास है, लेकिन ये भौगोलिक पैलेस जो है ये उबड़ खाबड़ है, ठीक है, उबड़ खाबड़ है। ये कैसा है, समतल है। ये कैसा है, कुछ कटा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा है। और दूसरा वाला कैसा है, कुछ अलग तरीके से हमें दिखाई देता है, जिसे हम खड्डे के या गड्ढों के रूप में जिसे हम पढ़ सकते हैं। तो ये चार क्षेत्रों की बात किसके अंदर आती है, इसके अंदर चार क्षेत्रों का अध्ययन जो है हम करते हैं। कैसा, घास घास घास, चारों जगह घास है, और चारों में क्या डिफरेंट है, इनके अंदर क्या भिन्नता है, ये बताता है रिचर्ड हॉडसन। यानी कि भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है, रिचर्ड हॉडसन कहता है। और इस व्याख्या के पीछे क्या कारण है, इसकी बात कौन करता है, अल्फ्रेड हेटनर। यानी कि दो क्षेत्रों के बीच, भूगोल की परिभाषाएं, भूगोल क्या है ये हम जानते हैं, तो दो क्षेत्रों के बीच जो है क्या भिन्नता है उसका अध्ययन तो कौन बताता है, भूगोल, रिचर्ड हॉडसन। और इनके जो बीच में भिन्नता है इसका क्या कारण है ये बताता है अल्फ्रेड हेटनर। यानी कि भूगोल जो है दो क्षेत्रों का अध्ययन करती है और दोनों क्षेत्रों में क्या भिन्नता है इसका अध्ययन करती है। यहाँ तक तो रिचर्ड हॉडसन बताता है, और उस भिन्नता के पीछे क्या कारण है इसका अध्ययन अल्फ्रेड हेटनर बताता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। जो कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।